हेलो योद्धाओं, कैसे हो? आप अपनी युद्धता के आधार पर पढ़ाई कर रहे होगे और अब समय धीरे धीरे कम होता चल जा रहा है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्णमाला का टॉपिक। आज यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बचेगा नहीं और बड़े ही अच्छे ढंग से देखो, ज़्यादा गठरी आपको अपने दिमाग पर नहीं रखनी है। सिंपल क्वेश्चन पुट ऑफ करने हैं आपके। ज़्यादा क्लिष्टता के साथ में क्वेश्चन नहीं पुट ऑफ करता है। तो अगर आप मेरे अनुसार चलते रहे तो आपको सफलता में हमेशा फायदा ही मिलेगा और आप अपना कीर्तिमान अर्जित कर लेंगे और वर्दी जो आपने सपना सजो रखा है उस वर्दी को आप प्राप्त कर लोगे। तो अब हम शुरू करते हैं वर्णमाला। देखो, यहाँ पर वर्णमाला का टॉपिक लेकर आए हम, सारा का सारा इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आज हम इस टॉपिक को यहाँ पर हम उठा रहे हैं और इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। देखो, वर्णमाला। देखो, ये जो टॉपिक है हमारा वर्णमाला का, हम हिंदी के अंतर्गत इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं बेटा? हिंदी के, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। ये हिंदी के अंतर्गत है, हिंदी के अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं। और हिंदी जो शब्द है हमारा, पहला क्वेश्चन यही पुट ऑफ हो जाएगा, फारसी भाषा का है। किसका है बेटा? फारसी भाषा का शब्द है हमारा। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। और हिंदी वर्णमाला में आपसे पूछ सकता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखना है, हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो 52 है। कितने वर्ण हैं बेटा? 52 वर्ण है। 52 वर्ण यहाँ पर आपके हिंदी वर्णमाला में रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख लेना कि ये जो हिंदी है, हिंदी व्याकरण, व्याकरण जो है हमारी भाषा पर नियंत्रण रखता है। व्याकरण का जो कभी आपसे पूछने लगे क्वेश्चन भाषा के अकॉर्डिंग कि भाषा पर नियंत्रण रखता है, तो भाषा पर जो नियंत्रण रखता है वो व्याकरण रखता है। और इसी व्याकरण के अंतर्गत ये टॉपिक है हमारा वर्णमाला का। तो हम वर्णमाला को जानते हैं। तो देखो, वर्णमाला कहते किसको हैं? परिभाषा कहती है वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है बेटा? 52 है। जितने वर्णमाला वर्ण है वो 52 वर्ण है हमारे। अब यहाँ पर जो है हमारे पहले नंबर पर रखे हुए होते हैं हमारे स्वर। स्वर, देखो, स्वर अपने आप में एक मूल और स्वतंत्र इकाई है। इसमें किसी का जुड़ाव नहीं होता है। और दूसरा व्यंजन होता है। व्यंजन में स्वर का जुड़ाव होता है। व्यंजन में स्वर का जुड़ाव होता है। अगर व्यंजन को हम हलंत के साथ लगा के रखें, लिखेंगे, तो वहां पर स्वर नहीं होगा, वो स्वर विहीन होंगे, या कह सकते हैं वो आधे होंगे। लेकिन जो हम वर्णमाला हम हिंदी के अकॉर्डिंग इस समय वर्तमान में हमें दिखाई दे रही है, जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें स्वर के साथ में व्यंजनों को रखा गया है। स्वर अपने आप में एक ध्वनि के रूप में कार्य करेंगे। तो जो स्वर है बेटा, उनकी जो संख्या है हमारी, 11 स्वर होते हैं हमारे। एक चीज ध्यान रखना, आपसे कितना भी क्वेश्चन पुट ऑफ करे तो ध्यान रखना है स्वरों की संख्या आपकी 11 है। 13 स्वर नहीं होते। 13 स्वर संस्कृत में होते हैं, लेकिन हिंदी के अंतर्गत जो स्वरों की संख्या है बेटा कितनी है? वो 11 है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, ये जो स्वर है, अ है, बड़ा है, ई है, बड़ी, उ, री, ए, ओ और औ, ये हमारे 11 स्वर यहाँ पर रखे हुए हैं। इन स्वरों की मात्राएं होती हैं। इन मात्राओं को आपको ध्यान रखना है। देखो, अ जो होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। बड़े आ की मात्रा ये है, छोटी की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा ये है, छोटे ऊ की मात्रा ये है, बड़े ऊ की मात्रा ये है, री की मात्रा ये है, ए एक मात्रा है, आई दो मात्रा है, ओ एक मात्रा है और औ दो मात्रा है। ठीक है। अब जैसे मैं इनकी मात्राओं को यहाँ पर तुम्हें लगा के दिखा देता हूँ। इनकी मात्राओं को यहाँ पर मैं लगा कर दिखा देता हूँ। देखो, देखो, मैंने एक वर्ण ले लिया, एक व्यंजन ले लिया। देखो, क्या लिखा है यहाँ पर? का। ठीक है। क, की, बड़ी की मात्रा। ठीक है। देखो फिर पे गऊ, ये हमने यहाँ पर स्वरों की इनकी मात्रा लगा कर दिखाई दे दी है। अब यहाँ पर आपको देखना है, ये जो स्वर है हमारे, इन स्वरों की जो मात्रा है
उसका भी ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अगला टॉपिक जो हम उठाएंगे संधि का उठाएंगे, तो संधि में वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर जो है स्वरों का वर्गीकरण किया है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के स्वर होते हैं हमारे। और इन स्वरों को अगर हम देखें, देखो इन स्वरों को अगर हम देखें, इन स्वरों को अगर हम देखें तो स्वर 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले हमारा हिरस्व स्वर है। कौन सा स्वर है बेटा? हिरस्व स्वर है। इनकी जो संख्या है 4 है। यह मूल स्वर है और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा हिरस्व स्वर क्या है और इनकी संख्या कितनी है। तो हिरस्व स्वरों की संख्या जो है बेटा 4 है। और हिरस्व स्वर क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। ते स्वर जिनके उच्चारण करने में, ते स्वर जिनके उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक से अधिक मात्राएं, कह सकते हैं कि 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखो आप यहाँ जानो, ह्रस्व स्वर का जैसे हम बात करें छंद में आपने पढ़ा होगा, इस टाइप से एक सिंबल लगाते हैं हम, ठीक है। और दीर्घ स्वर में हम जो लगाते हैं, मात्रा लगाते हैं, हम कैसे लगाते हैं बेटा? इस टाइप से। ये दीर्घ का सिंबल है, ठीक है। ह्रस्व और दीर्घ का सिंबल है ये। अब दूसरी बात यहाँ पर अगर हम देखें, दूसरा देखें हम यहाँ पर, ये ह्रस्व स्वर होगा। दूसरा क्या हो गया बेटा हमारा? दीर्घ स्वर। ये क्या है? बड़ा, बड़ी, छोटा ऊ, सॉरी बड़ा ऊ, ए ऐ ओ और औ, ठीक है। ए ऐ और छूटा हुआ है यहाँ पर, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। देखो, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ऐ ओ और औ, ये क्या है? हमारे संधि स्वर हैं। और इनकी संख्या कितनी है बेटा? 7 है। ये जो संधि स्वर है इनकी संख्या कितनी है? 7 है। अब देखो यहाँ पर इनको हम देख लेते हैं अभी। देखो इन संधि स्वरों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पर छोटा है, ऐसा गलत यहाँ पर। देखो का, का बनता है हमारा ई बनती, ठीक है। दो यहाँ पे एरर दे रखा है। देखो छोटा प्लस छोटा मिलके बनता है बड़ा, छोटी प्लस छोटी मिलके बनती है बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बनता है बड़ा ऊ, आ और ई मिलके बनता है ए, आ और ए मिलके बनता है ए, आ और ओ मिलके बनता है ओ, आ और ओ मिलके बनता है आपका औ, ठीक है। अगर हम इनकी काउंटिंग करें तो देखो ये यहाँ पर बन जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 हमारे क्या हो गए बेटा? ये 7 हमारे हो गए यहाँ पर संधि स्वर। तो आपसे क्वेश्चन पट ऑफ हो जाएगा कि संधि स्वरों की कितनी संख्या कितनी है। तो संधि स्वरों की जो संख्या है वो आपकी 7 है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारा एक प्लुस स्वर होता है। प्लुस स्वर जो होता है ये ओ मान लिया जाता है, लेकिन इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है मैं यहाँ पर बता दूं। इसका सिंबल या तो इस टाइप से होगा या फिर डबल इस टाइप के 3 बार सिंबल बना हुआ होगा। इसका जो प्रयोग करते हैं हम संगीत में, ठीक है, संगीत वगैरह में इसका हम प्रयोग करते हैं। अब ये स्वर एक ध्वनि है, इसके उच्चारण में किसी की आवश्यकता नहीं होती, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है। अब यहाँ से आपसे दूसरी दूसरी बात समझते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, इसको देखते हैं यहाँ पर। देखो ये जो है हमारे ए ऐ ओ और औ, ये 4 हमारे संयुक्त स्वर भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये हमारे संयुक्त स्वर भी होते हैं। कौन से स्वर होते हैं बेटा? ये संयुक्त स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। इन 4 को संयुक्त स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो ये अपने से अलग एक अलग स्वर के साथ में मिलकर बन रहे हैं, जबकि 3 जो है हमारे समान वर्ण के मेल से बन रहे हैं, मतलब समान ही स्वर हो रहा है तब जाके वो दीर्घ हो रहे हैं। ये असमान स्वर से मिलके तब ये अलग बन रहे हैं, तो इनको क्या संयुक्त स्वर कह रहे हैं। क्या कहते हैं? इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पुट ऑफ करेगा संयुक्त स्वरों की संख्या है, तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। या निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है, तो निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है, तो आपको ध्यान रखना है ए ऐ ओ और औ। थोड़ा सा जो है फाइल में मिस प्रिंट है, जो ऑपरेटर भैया हैं वो
उनका थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा है, इस बेसिस में एरर जो ठीक नहीं हो पाया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। प्लुस स्वर का आपसे कोई इतना प्रयोग नहीं होगा। इसका जो प्रयोग होता है हमारा, इसका जो प्रयोग होता है संगीत में होता है, ठीक है, संगीत में, और वैदिक मंत्रों के उच्चारण में, वैदिक मंत्रों के उच्चारण में, और वैदिक मंत्रों के उच्चारण में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें। मूल स्वर हमारे 4 हैं, लेकिन हिंदी में मूल जो है वो 3 ही स्वर है, आ, ई और उ। री को यहाँ पर नहीं लिया जाता क्योंकि री हमारा संस्कृत से है, ध्यान रखना। आगे हम जो देखते हैं, वर्णमाला में चलते हैं। आगे हम देखें तो अगला जो है हमारा अनुस्वार है और विसर्ग है। अनुस्वार और विसर्ग है, इन दोनों को जो कहा जाता है, अनुस्वार और विसर्ग को, इन दोनों को जो कहा जाता है, अनुस्वार और विसर्ग को, इन दोनों को जो कहा जाता है, वो कहा जाता है अयोगवाह। क्या कहा था बेटा? अयोगवाह कहा जाता है इनको। क्या कहा था? अयोगवाह। अब देखो यहाँ पर समझते हैं। देखो, एक चीज ध्यान रखना है हिंदी में, ए और से, ठीक है। ये ए और से जो है हमारे उपसर्ग का कार्य करेगा। अगर ये किसी के साथ में लगे हैं, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, विलोम में भी और तत्सम तद्भव में भी, कई सारी चीजों में यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। और जो व्याकरणिक शब्दावली है वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना, ए जिस शब्द के प्रारंभ में लगा होगा उसको उससे क्या कर देता है? रहित कर देता है। रहित मतलब होता है अलग, और से जिसके साथ लगा हुआ होता है उसको कर देता है सहित। क्या कर देगा? सहित। सहित मतलब साथ में, रहित मतलब उससे अलग, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम देखें इसकी बात करें यहाँ पर, तो देखो, देखो मैंने लिखा है यहाँ पर अपरिवार, और फिर लिखा मैंने सहपरिवार। अपरिवार और सहपरिवार। अब अपरिवार का मतलब हो गया क्या? परिवार से रहित, और सहपरिवार मतलब परिवार के साथ में। अब देखो यहाँ पर जो लगा हुआ है अयोगवाह सब लगा है। क्या लगा है? अयोगवाह। देखो आपने मैथ में पढ़ा होगा योग, मैथ में क्या पढ़ा? योग पढ़ा होगा। योग का मतलब क्या होता है? जोड़, ठीक है। अब इसका मैं ए लगा दूं तो क्या क्या हो जाएगा? अयोग, जिसको हम जोड़ ना सकें। और वहा मीन्स होता है ध्वनि। तो ऐसी ध्वनि जिसे ना तो हम स्वर के साथ में ऐड कर सकते हैं और ना ही व्यंजनों के साथ कह सकते ऐड कर सकते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? अयोगवाह कहेंगे। क्यों? क्योंकि स्वर अपने आप में एक ध्वनि है, सार्थक ध्वनि है। और व्यंजनों में क्या है? स्वर का जुड़ाव है। व्यंजनों में क्या है? स्वर का जुड़ाव है। लेकिन जो हमारे ये अयोगवाह है, ये अपने अंदर व्यंजन को जोड़े हुए हैं। किसको जोड़े हुए हैं? व्यंजन को जोड़े हुए हैं। जैसे थोड़ा सा यहाँ पर नोट करो, मैं अभी यहाँ पर इसको बताता हूँ। देखो कैसे है ये, यहाँ पर देखते हैं। देखो, देखो मैंने सब लिखा है यहाँ पर। ससार, सवार, ठीक है। ये दो शब्द लिखे, ससार और सवार। अब यहाँ पर ये जो हमारा अनुस्वार है, ये आधे ना और आधे माँ, ठीक है, इन दोनों को अपने अंदर छुपाए हुए है। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक बिंदी लगा दूं, इसे अनुसार की बिंदी बोलते हैं, अनुसार बोलते हैं, अगर ये लगा दूं तो देखो अभी यहाँ पे क्या है? आधा ना का प्रोनाउंसिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और अगर मैं यहाँ पर अनुस्वार लगा दूं तो ये आधे माँ का प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, कर रहा है, उच्चारण कर रहा है। देखो, संसार और संवाद शब्द यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। अगर हम दूसरी बात देखें, अयोगवाह वर्ण की बात करें, अयोगवाह में दूसरा क्या है? विसर्ग है हमारा। क्या है? विसर्ग है। देखो मैंने सब लिखा है यहाँ पर, सब लिखा मैंने यहाँ पर।
पढ़ो इनको, क्या लिखा, रमेश, गणेश, महेश, ठीक है, रमेश, गणेश, महेश। लेकिन अब मैं इनके साथ में अगर ये विसर्ग लगा दूं, विसर्ग लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, रमेशः, गणेशः, महेशः। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये अपने अंदर जो है विसर्ग जो है और हा को छुपाए हुए है, किसको, ए और है को छुपाए हुए हैं। मैंने आपको बताया था भी ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसमें क्या ह रह जाता है, क्या हा रहता है, तो यहाँ पर हा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ठीक है। अगला दूसरा अगर हम बात करें इसमें, देखो तो ये ध्यान रखना, आपसे सिंपल पूछेगा अयोगवाह की संख्या है, तो अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2 है, ये ध्यान रखना, 2 है, अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है आपकी, 2 है। और अगर हम आगे बढ़े तो देखो व्यंजनों की हम बात करें अगर हम, तो अगला है व्यंजन दे रखे हैं। ये जो व्यंजन है हमारे, ये जो व्यंजन है हमारे, देखो क ख ग घ अं, च छ छ ज ज ज ञ, ट ठ ड ढ ढ ण ण, थ थ द ध न, प फ ब भ म, ये हमारे वर्गों में बटे हुए हैं। ये जो है हमारा क वर्ग है, ये चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है, ठीक है। इसको याद करने का एक फॉर्मूला बन जाएगा कचट तप, क्या बन जाएगा, कचट तप, ठीक है। ऐसे करेंगे, देखो का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये क्या हो गया हमारा, पा वर्ग। यहाँ से याद कर सकते हैं, एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है, 1 2 3 4, ये 5, ये हमारे 5 वर्ण हो गए। जब हम 5 की 5 से यहाँ तक वालों की इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 25 आएगा। ये जो 25 वर्ण है हमारे, ये जो 25 वर्ण है हमारे, ये जो 25 वर्ण है हमारे, ये जो कहे जाते हैं स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं बेटा, स्पर्श व्यंजन, क्या कहे जाते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब जानते हो आप, किसी को टच करना या छूते हुए आना। फेफड़ों के द्वारा वायु मुख विवर से जब बाहर निकलती है, तो ये जो हमारे मुख के जो अंग हैं उनको छूते हुए आते हैं, इसलिए इनको क्या कहता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इनके उच्चारण स्थान की बात करें, तो ये जो पूरा का वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, कंठ मतलब गला, ठीक है। और दूसरा जो चा वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। और जो टा वर्ग है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, संस्कृत में इसको कंठ को कंठे कहा जाता है, तालु को तालव्य, मूर्धा को मूर्धन्य, आकंडा नहीं है, दंत है इसको, और इसको ओष्ठ कहा जाता है, ठीक है। तो बात एक ये कंठ कहला या कंठे कहला, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, इनका उच्चारण स्थान आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो वहां पर आपको याद होना चाहिए, कावर का उच्चारण स्थान कंठ है, चावर का तालु है, टावर का मूर्धा है, तावर का दंत है, और पावर का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, ओष्ठ मतलब होठ। जैसे मैं बात करूं, हरियाणा यूपीएसआई में क्वेश्चन पुट ऑफ हुआ था कि किसी व्यक्ति के दुर्घटना में ओष्ठ नष्ट हो गए हैं, वो किस वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, वो किस वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकता, पा वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकता है। अब सपोज करो किसी व्यक्ति के दांत टूटे हुए हैं, तो वो किस वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकता है, तो वो ता वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकता। जैसे मैं कहूँ, जैसे उम्र के हिसाब से हमारे दादी दादा नानी नाना होते हैं, उनके दांत गिर जाते हैं, अगर उनसे हमसे बात करनी है या उनसे बात करें, तो वो ता वर्ग के उच्चारणों का स्थान नहीं कर पाएंगे, और वो फेफड़ों के द्वारा वायु जो मुख विवर से बाहर निकलेगी, तो वो दांतों को स्पर्श नहीं कर पाएगी, और वो आवाज गति से बिना रुकावट की क्या है, सीधी बाहर निकल जाएगी। और फिर उनका जो मुख में वर्ण विन्यास बन रहा था वो बन नहीं पाएगा, और भाषा में उनकी समझ में नहीं आ पाएगी। जैसे आप ताला कहलवा दो उनसे, तो ताला शब्द नहीं कह पाएंगे वो, क्योंकि वो चीज में समझ नहीं आएगी, क्योंकि जो वायु है वो दांतों को स्पर्श नहीं कर पाएगी, और मुख में उसका वर्ण विन्यास नहीं बन पाएगा, तो वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा, मैं आपसे कहूं कि आप जो है पापा शब्द बोल के दिखाओ, ठीक है, पापा शब्द बोल के दिखाओ, लेकिन होठ को अपना नीचे कर लो, आप पापा शब्द बोल के दिखाओ, तो आप क्या बोल लेंगे, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जो पा वर्ग है, देखो हमारा जो पा वर्ग है वो कहाँ से उच्चारित होता है, हमारा ओष्ठ से उच्चारित होता है, तो आप नहीं कर पाएंगे। चलो मैं कहूँ मम्मी बोल दो, मैं कहूँ मम्मी बोल दो, तो आप मम्मी भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि क्योंकि जो माँ है हमारा, वो भी हमारा ओष्ठ से उच्चारित होता है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है, यहाँ से इनसे क्वेश्चन जो आएगा वो अभी मैं चर्चा करूंगा उस पर, लेकिन इसका उच्चारण स्थान देख लेना।
या और शा का उच्चारण स्थान होता है हमारा आलू। रा और सा का उच्चारण स्थान होता है हमारा मूर्धा। और ला और सा का उच्चारण स्थान होता है हमारा दंत। और वा का होता है उच्चारण स्थान हमारा, वा का उच्चारण स्थान मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ। वा का जो उच्चारण स्थान है इसे हम वत्सदे भी बोल सकते हैं, या इसे हम दंतमु भी बोल सकते हैं, और इसे हम दव्योष्ट भी बोल सकते हैं, दव्योष्ट भी। है तो तीन नाम इसके हो सकते हैं। और जो हा का उच्चारण स्थान है वो कंठ है। क्या है? कंठ है। और एक चीज ध्यान और रखना, इसे जो है हा को हम जो है कांकल्य वर्ण के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? कांकल्य वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपसे पुट ऑफ हो सकता है, पूछा भी गया है ये क्या है, तो ये कांकल्य वर्ण है हमारा। ठीक है। उसके बाद में हमने जो है चार संयुक्त व्यंजन रखे हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। तो ये ध्यान रखना, ये जो है हमसे ये जो है हमसे पूछा जाता है कि छा बना होता है। तो देखो पहले पहले के चाहे क और सा के मिल से, ता और रा के मिल से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि इनका ये किससे बने हुए होते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ज्यादा क्लिष्ट यहाँ पर नहीं आना है। ठीक है, पेपर ज्यादा क्लिष्ट नहीं आना है। दूसरे उसके बाद में जो है यहाँ पर दो द्विगुण व्यंजन रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं बेटा? दो द्विगुण व्यंजन रखे हुए हैं। और इन दो द्विव्यंजन को मुच्छित व्यंजन या ताड़नजात भी कहते हैं। ताड़नजात इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण करने में थोड़ी कर्कशता है। दूसरा उच्छिप्त होता है। उच्छिप्त का मतलब होता है किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के रख देना। अगर हम इनकी बात करें अगर हम इनकी बात करें यहाँ पर अगर हम इनकी अगर हम इनकी बात करें यहाँ पर हम पाएंगे, अगर हम इनकी बात करें अगर हम इनकी बात करें यहाँ पर तो देखो ये जो है ट ठा, सॉरी, अगर हम इसकी बात करें तो देखो ट ठ ड ढ, देखो ये लग रहा है यहाँ पर डे और ढे, ये बने हुए हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें अगर हम दोनों की अगर हम बात करें अगर हम दोनों की बात करें तो ये जो है हमें ये दोनों जो है हमें देखो डे और ढे ये हमें दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों से इन द्विगुण व्यंजनों से या उच्चित व्यंजन से या ताड़नजात से, ठीक है, हिंदी जो शब्दकोश है, हिंदी शब्दकोश ये शब्दकोश जो है उसमें कभी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होगा, या तो ये शब्द के मध्य में आएंगे या शब्द के अंत में आएंगे। जैसे मैं सब लिख दूं यहाँ पर ढोलक, और लिख दूं मैं ये वाला ढोलक। अब मैं इसमें कहूँ कि बटनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध जो होगा वो ये वाला ढोलक होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये पहले स्टार्टिंग वर्ड से बनना है, तो ऐसा नहीं होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये शब्द के अंत में आएंगे या मध्य में आएंगे। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे मेंढक, लिख दूं यहाँ पे सड़क, आगे मध्य में ये, और अंत में भी आ सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि अंत में वर्ण क्या हो सकता है। ठीक है। अगला अगर हम बात करें अगली अगर हम यहाँ पर बात करें, इनका उच्चारण स्थान की हम बात करते नहीं है, इन स्वरों का उच्चारण स्थान और देख लेते हैं हम। स्वरों का उच्चारण स्थान और देख लेते हैं हम, इनको भी थोड़ा हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये जो छोटा बड़ा है इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ठीक है? इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ओष्ठ जानते हो बेटे क्या होता है? इसका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। री का उच्चारण स्थान क्या है? होता है। ए और ए का उच्चारण स्थान पूछा जाता है, इसे हम कहते हैं कंठ तालव्य। क्या कहते हैं? कंठ तालव्य। और ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठोष्ठ। क्या होता है बेटा? कंठोष्ठ होता है। ये इनका उच्चारण स्थान है। क्या है बेटा? इनका उच्चारण स्थान है।
तो यहाँ पर हमने वर्णमाला के जो वर्ण है हमने उनका उच्चारण स्थान भी कर लिया है। संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजनों का उच्चारण स्थान हम नहीं करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ना कहीं पूछा गया और ना उसमें हम चर्चा करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हमने इनका उच्चारण स्थान कर दिया है। छोटा बड़ा का उच्चारण स्थान कंठ है, छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान तालु है, छोटा उ बड़ा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ है, ठीक है। अब हम दूसरी बात करें, अगर हम यहाँ पर दूसरी बात करें तो ये जो हमारे अनुस्वार और विसर्ग थे उनका उच्चारण स्थान भी देते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है, नाक कह सकते हैं हम, या नासिका कह सकते हैं। नाक कह सकते हैं या नासिका कह सकते हैं। और इसका जो विसर्ग का जो स्थान स्थान है वो क्या है, कंठ है। क्या है बेटा, कंठ। कंठ मतलब गला है इसका उच्चारण स्थान, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देखो। फिर आपसे जो है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण पूछेगा, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण पूछेगा। तो ये जो हमारा जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर यानी उच्चारण भाग के आधार पर है। तो जीवा के उच्चारित भाग के आधार पर या उत्थापित भाग के आधार पर जो स्वर है हमारे वो तीन प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर या पश्वर। अग्र मतलब आगे से, जिन स्वरों का उच्चारण, ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के अग्र भाग से होता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, चार होती है। कितनी होती है, चार होती है। छोटी बड़ी ए और आई, ये क्या होते हैं, अग्रस्वर होते हैं। देखो आप उच्चारण खुद करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, तो ये कहाँ से उच्चारित होंगे, अग्रभाग से उच्चारित होंगे। दूसरा होता है मध्य स्वर। इसके मध्य स्वर का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, केंद्रीय स्वर भी है। क्या नाम है इसका, केंद्रीय स्वर भी नाम होता है। क्या होता है, केंद्रीय स्वर भी इसको कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको, केंद्रीय स्वर भी कह देते हैं। तो इसकी जो संख्या एक है और वो क्या है, अ है, छोटा आ है हमारा, ठीक है, लिख रखा है मैंने ब्रैकेट्स में। अगला है पस। पस मतलब होता है पीछे, अग्र मीन्स होता है आगे, ठीक है। तो पस स्वर का जो है वो कौन सा है, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है। ये जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर पस स्वर है हमारे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो चार ये एक ये अभी पांच ये, तो कितने हो गए टोटल, कितने हो गए हमारे, 10 स्वर हो गए। कितने स्वर हो गए बेटा, ये 10 स्वर हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं, ये 10 स्वर यहाँ पे बनते हैं, जबकि स्वरों की संख्या कितनी है हमारी, 11। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पुट अप हो सकता है कि निम्नलिखित में जीवा के आधार पर उच्चारित नहीं होता है, जीवा के आधार पर उच्चारित नहीं होता है। तो री से री यहाँ पर, री से ऋषि जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। वो जीवा से उच्चारित नहीं होता है, तो वहां पर ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रहेगा, ये यहाँ पर नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे बना सकता है, ठीक है। अगले फिर ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो सकता है। अगर इसे हम थोड़ा और देखें, अगर हम थोड़ा और देखें अगर हम, तो इसको जो है हम फिर ओष्ठाकृति के आधार पर, एक प्रकार हमने ये कर लिया, थोड़ा और ऐसे डेप्थ में जाएं तो ओष्ठाकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं हम। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, ठीक है, ओष्ठाकृति के आधार पर। तो ओष्ठाकृति के आधार पर जो बनेंगे हमारे, ये दो प्रकार से बनेंगे। एक तो बनेगा वृत्तामुखी स्वर, और दूसरा बन जाएगा बेटा अवृत्तामुखी, ठीक है। वृत्तामुखी स्वर को आप जानते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करने में होठ का आकार गोल हो जाएगा, गोलाई की तरफ मुड़ जाएगा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वृत्तामुखी स्वर कहेंगे। और जिन स्वरों का उच्चारण करने में होठ का आकार गोल नहीं होगा वो अवृत्तामुखी स्वर होंगे। आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि वृत्तामुखी स्वरों की संख्या होती है, तो ध्यान रखना, वृत्तामुखी स्वरों की संख्या 4 होती है और अवृत्तामुखी स्वरों की संख्या 6 होती है। अब ये चार कौन कौन से, इनको देख लेते हैं। ये चार हमारे कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। तो ध्यान रखना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है। ये चार हमारे क्या हैं, वृत्तामुखी स्वर हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखें, छोटा, बड़ा, ई, बड़ी, ए और ऐ, ठीक है।
ये 6 हमारे अवृत्तामुखी स्वर हैं, ठीक है। इनका स्वर का उच्चारण करने में होठ का आकार गोल नहीं होता, फैल जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम? अवृत्तामुखी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन्हें अवृत्तामुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 6 है। अब भी देखो, फिर यह ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा, क्वेश्चन पुट ऑफ कर लेगा कि निम्नलिखित में से 3 विकल्प दे रखे होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है जो वृत्तामुखी स्वर नहीं है? तो वृत्तामुखी स्वर में 3 विकल्प दे देगा, या अवृत्तामुखी स्वर में। यार पूछ सकता है निम्नलिखित में ओष्ठाकृति के आधार पर उच्चारित नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा ऊ बड़ा ऊ दे दिया, या छोटा दे दिया और री से दे दिया, तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा आपका? री से री हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी स्वर कितने होते हैं हमारे? 10 ही होते हैं, और पहले भी हमारे क्या थे? 10 है। आगे अगर हम और बात करें हम, और अगर हम बात करें तो मुखाकृति के आधार पर और बन जाएंगे, समृद्ध स्वर बन जाएंगे, अर्ध समृद्ध स्वर बन जाएंगे, विवर्त स्वर हो जाएंगे और अर्ध विवर्त स्वर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सीधा ध्यान रखना है, सीधा ध्यान रखना है। इसे नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, एक ध्यान रखना आपसे, एक ध्यान रखना कि एक स्वर आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, और वो मैं आपको बता दूं, एक स्वर है हमारा विवर्त स्वर। क्या है? विवर्त स्वर। कौन सा है हमारा? विवर्त स्वर। विवर्त स्वर है, वो हमारा जो है, केवल एक ध्यान रखना, वो क्या बनेगा हमारा? बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ये हमारा विवर्त स्वर होगा। तो आज हमने स्वरों का वर्गीकरण यहाँ पे कर लिया है। अब अगले उसमें स्वरों के बाद में हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, और व्यंजनों में फिर अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, उन पे हम चर्चा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अब जो है, इसमें जो है हम अगली उसमें जो है, अभी हम अगले इसमें यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर व्यंजनों के हम बात कर रहे हैं, तो व्यंजनों को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। अभी व्यंजनों को भी थोड़ा देख लेते हैं हम। देखो, अगर हम यहाँ पर देखें इसको हम, तो थोड़ा सा अगर हम देखें, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखें कि अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। घोषत्व के आधार पर देखें तो घोषत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं, हमारे व्यंजनों को हम वर्गीकरण करते हैं घोषत्व के आधार पर। तो ध्यान रखना है, तो घोष और सघोष होते हैं, घोष और सघोष होते हैं। अघोष, घोष को हम क्या सघोष कह सकते हैं, और अघोष क्या होते हैं? जिनमें देखो, घोष का अर्थ समझो पहले। घोष का अर्थ वो होता है जिन स्वरों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, झंझनाहट नहीं होती, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। और जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। तो पहले आप अघोष की बात कर रहे हैं, हर वर्ग का पहला, दूसरा, ठीक है। अघोष की हम बात करें अगर हम, इसकी प्रैक्टिस अभी हम यहाँ पे देखते हैं अघोष व्यंजन, ठीक है। तो हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और तीनों शाह मतलब शकार हमारे क्या होते हैं? अघोष कहलाते हैं। दूसरा होता है सघोष, सघोष मतलब कंपन होना। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो, ठीक है, इन तीन को हम लेते हैं, एक कावर को लेते हैं। तो देखो, अगर हम पहले दूसरे का उच्चारण कर रहे हैं, पहला और दूसरा क ख, तो यहाँ पर कोई कंपन नहीं हो रहा है। अगर हम सघोष की बात करें तो इसमें क्या होता है? हर वर्ग का तीस, चौथा पांचवा वर्ण, द्विगुण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन से केवल हा, क्योंकि सातों हमने वहां पे ले लिए तीनों, और सारे स्वर,
और सारे स्वर हमारे क्या होते हैं, और सारे स्वर हमारे क्या होंगे, सारे स्वर क्या होते हैं, सघोष कहलाते हैं। और सारे स्वर क्या होते हैं, हमारे सघोष होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम बात करें, देखो क और ख का उच्चारण करें तो इसमें कंपन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ग घ और अंग का उच्चारण करें तो यहाँ पर हल्की झंझनाहट हो रही है। अगर हम किसी वर्ग के, जैसे हम बात करें च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, यहाँ पे कंपन हमारा हो रहा है, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, सघोष कह सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हर वर्ग का पहला दूसरा, इसका सूत्र भी बना सकते हैं, इसका सूत्र भी बना सकते हैं हम। देखो इसका सूत्र बना सकते हैं, अल्प प्राण, सॉरी अघोष। अघोष का अगर हम बात करें तो एक केवल 12 और तीनों शाह, तीनों शाह हमारे क्या होंगे, अघोष होंगे। अघोष में 12 और श तीनों शकार भी कह सकते हैं हम, क्या होंगे, हमारे अघोष होंगे। और अगर हम सघोष की बात करें, अगर हम सघोष की बात करें, यहाँ पर सघोष की बात करें तो यहाँ पर जो होगा हमारा, सघोष की हम बात करें तो 345, 345 का मतलब क्या, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या होगा, हमारा सघोष होगा। और क्या होगा, दोनों द्विगुण व्यंजन होंगे, अंतस्थ व्यंजन होंगे, उस व्यंजन से केवल हा होगा हमारा, और सारे स्वर होंगे। तो ये हमारे क्या होंगे, सघोष वर्ण होंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है प्राणांत के आधार पर। प्राणांत के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। ऐसे भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है आपसे, सीधा ही आपसे प्रश्न पुट अप कर ले। तो अल्प प्राण क्या होते हैं, देखो अल्प मतलब होता है कम, प्राण मतलब ताकत। जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमें कम बलाघात लगाना पड़ता है उन्हें हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों को उच्चारण करने में हमें ज्यादा बलाघात लगाना पड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो अल्प प्राण में हमारा जो रहता है, अल्प प्राण से मतलब होता है कि हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, हर वर्ग का पहला, ठीक है, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, मैं सघोष को यहाँ मिटा देता हूँ, अरेंज कर रहा हूँ। हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, तो हम अल्प प्राण को हम ये भी कह सकते हैं, अल्प प्राण को हम ये भी कह सकते हैं 135, 135, 135। और अंतस्थ व्यंजन 135 प्लस यहाँ पर जो व्यंजन दे रखा है, व्यंजन भी कौन से, अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, ये क्या होंगे, हमारे अल्पप्राण होंगे, क्या होंगे, अल्पप्राण होंगे। और महाप्राण में क्या होगा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण। तो दूसरा और चौथा कितना हो गया, 24 हो गया, कितना हो, देखो हाँ 12 था, यहाँ पे क्या होगा 24 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, उस व्यंजन, उस व्यंजन कितने होगा, 4 हो गए। उस व्यंजन, सॉरी उस व्यंजन हमारे 4 हो गए, तो वो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे महाप्राण वर्ण हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, महाप्राण वर्ण हो जाएंगे। थोड़ी लिखने संबंधी अशुद्धि यहाँ पर है, तो उसे मैं यहाँ पर ठीक कर दे रहा हूँ। कोई छूट जाए तो उसको इतना दिमाग आपको नहीं लगाना है, इतना वो नहीं है, आपसे सिंपल क्वेश्चन पुट अप करा जाएगा, ठीक है। पटनी वाले शब्द जो होते हैं वो अलग होते हैं, तो आपको मैं पहले ही आश्वस्त करा दूं कि आप इसमें थोड़ा सा एरर है, तो यहाँ पर इसको आप नेग्लेक्ट करते हुए चलें, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है, लेकिन जो क्वेश्चन पुट ऑफ होंगे उसमें आपकी जरा सी भी कोताही नहीं है, वहां से आपको पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे मिलेंगे, और एज इट ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर महाप्राण में क्या होगा, दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, 24, दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे देखें, हम इसको इसको देखें, ठीक है, हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी कि पहला तीसरा और ये पांचवा वर्ण क्या होगा हमारा, अल्प प्राण होगा। और दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या होगा हमारा, दूसरा और चौथा क्या होगा, महाप्राण होगा। अगर हम उच्चारण करें इसको, देखो क क अंग, ठीक है। अब देखो ख ख, ज्यादा ताकत लग रही है, ये महाप्राण होगा। ऐसे दूसरा देखिए, च छ ज झ, ज्यादा लग रहा है, ट ठ, उसमें कम लगेगा वहां पर, तो आप ऐसे ही आकलन उसका कर सकते हैं। यानी कि दूसरा और चौथा क्या होगा, महाप्राण होगा। 1 3 5 क्या होगा हमारा, अल्पप्राण होगा। 135 क्या होगा, अल्पप्राण होगा, ठीक है। उसके बाद में, उसके बाद में आपसे जो है, उसके बाद में आपसे जो है कि इसकी बात कर सकता है, लुंठित ध्वनि कौन सी होती है, ठीक है। लुंठित ध्वनि है वे व्यंजन जिनके उच्चारण में सांस जीभ से टकराकर लुढ़कती हुई सी लगती है, उन्हें हम लुंठित वर्ण कहते हैं। और रा क्या है, रे जो है हमारा अंतस व्यंजन की बात करें वर्गीकरण की, रे हमारी लुंठित ध्वनि है, तो उसका नाम है पार्श्विक ध्वनि।
पार्श्वध्वनि के उच्चारण में सांस जीभ के दोनों पार्श्व मत होता है, बगल से जीभ की दोनों साइड से निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। और लय जो है हमारा, इसका जो आंसर है हमारा, लय जो है हमारी, लय जो है हमारी पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है। उसके बाद में स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों को उच्चारण में सांस जीभ का दांत, वर्ष, तालु, मूर्धा और दोनों होठ, ठीक है, गले की चमड़ी होती है तथा कुछ रुकावट के बाद ध्वनि का स्फुट होता है तो श्वास बाहर निकल जाती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 है। ठीक है। का से लेके टा वर्ग तक। ठीक है। का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है। चा वर्ग इसमें नहीं आता, क्योंकि स्रोत कह रहा है संस्कृत में चा वर्ग भी स्पर्श व्यंजन है, किंतु हिंदी में ये स्पर्श संघर्षी है। हिंदी में क्या है, ये स्पर्श संघर्षी है। और स्रोत है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की पुस्तक में ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला पूछेगा कि स्पर्श संघर्षी वर्ण होते हैं। ठीक है। अगला आपसे पूछेगा स्पर्श, अगला आपसे पूछ सकता है, अगला आपसे पूछेगा कि स्पर्श संघर्षी वर्ण होते हैं, स्पर्श संघर्षी वर्ण होते हैं, स्पर्श संघर्षी वर्ण होते हैं, तो ध्यान रखना। आपसे पूछ सकता है कि स्पर्श संघर्षी वर्ण हो सकते हैं, आपके स्पर्श संघर्षी वर्ण हो सकते हैं, तो ध्यान रखना। ये जो होते हैं हमारे 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। संघर्षी जो वर्ण होंगे वो हमारे कितने होंगे, वो 20 होंगे। और स्पर्श संघर्षी जो होंगे वो कितने होंगे, केवल हमारे 5 होंगे। ठीक है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, वो 25 होगी, तो ध्यान रखना। ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख अंगों के, ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख अंगों के परस्पर निकट आयन से वायु मार्ग संकीर्ण हो जाता है और सांस निकलती है, मतलब सांस जो है थोड़ी घर्षण के संकीर्ण होकर निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। श स स सा, यानी कि जो ऊष्म व्यंजन है हमारे, क्या कहलाते हैं, वो संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो हमारे जो थे स्पर्श व्यंजन जो है, जो उदय नारायण तिवारी हैं, हिंदी के उद्गम और विकास जो पुस्तक में, उन्होंने 20 मानी है। ठीक है। लेकिन हम जो पूरे 5 वर्गों की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो हमारे 5 वर्ग हैं वो हमारे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि स्पर्श संघर्षी होते हैं, तो स्पर्श संघर्षी जो होता है हमारा क्या होता है, केवल चा वर्ग होता है। क्या होता है, चा वर्ग। और चा वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है। कितने वर्ण है हमारे, 5 वर्ण है, तो स्पर्श संघर्षी हो जाएंगे। और केवल संघर्षी आपसे पूछेगा, तो संघर्षी जो वर्ण है केवल हमारे 4 वर्ण है, वो क्या है हमारे, वो क्या है हमारे, जो ऊष्म व्यंजन है, जो ऊष्म व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं हमारे, ऊष्म व्यंजन जो कहलाते हैं हमारे, वो संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। अब अगर हम, अब अगर हम बात करें, हाँ, एक यहाँ पे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं हम। यहाँ पूछ सकता है आपसे अर्धस्वर, अर्धस्वर है, ठीक है, अर्धस्वर है, आपसे पूछ सकता है। तो ये और वे, इन दोनों को अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, अर्धस्वर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हम अगर हम संधि की अगर हम बात करें, यहाँ पर इसको थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम संधि की अगर बात करें, संधि की अगर बात करें, संधि की अगर हम बात करें, तो संधि में जो है एक संधि बनती है बेटा, यण संधि। क्या बनती है, यण संधि बनती है हमारी। और वो यण संधि क्या कहती है हमारी, कि ये जो है हमारा, ये जो है हमारा स्वर के मेल से बना हुआ होता है। स्वर भी कौन सा, आ। ई और आ मिलके क्या बनता है हमारा, य बनता है। ई और आ मिलके क्या बनता है, य बनता है हमारा। तो वहां पर आ का हमने बताया था जब हमने वर्णमाला स्टार्ट की थी, तो अ जो था हमारी, उसकी कोई मात्रा नहीं थी, उसकी कोई मात्रा नहीं थी। अगर हम देखें वहां पर, अगर हम देखें, मैं एक शब्द लेता हूं यहाँ पर आपके समक्ष, मैंने लिखा अति और अधिक। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी संधि करूं, ई और अ, ठीक है, ई और आ मिलके क्या बनना है, य बनना है। ठीक है, ई और आ मिलके क्या बनना है, य बनना है। और शब्द बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, अत्यधिक। क्या बन जाएगा, अत्यधिक शब्द बन जाएगा। तो हमने देखा कि ई और आ मिलके, अब देखो हम बात करें, आ की तो कोई मात्रा है नहीं हमारी, आ की तो कोई मात्रा है नहीं हमारी, तो यहाँ पर क्या है, य जो है हमारा अर्धस्वर बन जाएगा। ऐसे ही व हमारा अर्धस्वर बनता है, क्योंकि व जो बनता है ऊ और आ के मिल से बनता है। यण संधि का नियम ही है कि ऊ और अ मिलके क्या बनता है हमारा, व बनता है। जैसे सब लिख दूं मैं यहाँ पे, सु प्लस अल्प, या सु धन अल्प लिख दें, तो देखो ऊ और आ मिलके क्या बनना है हमारा, वा बनना है, और शब्द बन जाएगा हमारा स्वल्प।
जाएगा स्वल्प। ठीक है, तो देखो ये वाह बन गया आपका यहाँ पर, तो यहाँ देखो यहाँ पे या बन गया हमारा। ठीक है, तो ये जो बनना है यहाँ पर, ये दोनों क्या कहलाएंगे, हमारे अर्धस्वर कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, अर्धस्वर कहलाएंगे। तो आज हमने जो जाना है, आज हमने वर्णमाला को जाना है। वर्णमाला में हमने जो है जो स्वर होते हैं उनकी संख्या, ठीक है, अनुसार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। संख्या कितनी, दो, स्वरों की संख्या कितनी, 11। ठीक है, उसका हमने व्यंजनों को पढ़ा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। लेकिन जो जो राइटर्स हैं हमारे, उदय नारायण तिवारी, उन्होंने जो है इन्हें स्पर्शनीय व्यंजन कहा है। संस्कृत में ये स्पर्श व्यंजन के नाम से आते हैं। तो वहां पर चा वर्ग नहीं होता। ठीक है, चा वर्ग नहीं होता। और चा वर्ग को जो है, इस चा वर्ग को जो स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। और खाली संघर्षी वर्ण जो होंगे, केवल कितने होंगे, 4 वर्ण होंगे हमारे, जो हमारे ऊष्म व्यंजन होंगे। ठीक है, जो संघर्षी होंगे वो 4 वर्ण होंगे, और वो कौन से होंगे, ऊष्म व्यंजन होंगे हमारे। उसके बाद में हमने अल्पप्राण को देखा, महाप्राण को देखा। अल्पप्राण को हमने जाना कि अल्पप्राण क्या होता है। अल्पप्राण को अगर हम बात करें तो अल्पप्राण में क्या होता है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, हर वर्ग का पहला, तीसरा, 135, 135 प्लस अंतस क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन क्या कहलाए जाएंगे, हमारे महाप्राण कहलाएंगे। और अगर हम अघोष और सघोष, मतलब घोषक के आधार पर व्यंजनों की बात करें, तो हमारे व्यंजन कितने होंगे, 2 होंगे, अघोष और सघोष। अघोष में क्या होता है, हर वर्ग का पहला, पहला और दूसरा वर्ण और तीनों शाह हमारे। ठीक है, और सघोष में होते हैं हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी कि 345। द्विगुण व्यंजन, अंतस व्यंजन, उस व्यंजन से केवल हा, और सारे स्वर क्या कहलाते हैं, हमारे सघोष कहलाते हैं। दूसरी बात, हमने अग्रस्वर को जाना। ठीक है, पद स्वर को जाना। ठीक है, और केंद्रीय या मध्य स्वर को जाना। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को जाना। ओष्ठाकृति के आधार पर कौन सा स्वर है जो उच्चारित नहीं होता, तो री से री नहीं होता। ठीक है, और अगर हम जीवा के आधार पर बात करें, जीवा के आधार पर उच्चारित नहीं होता, री से री नहीं होता। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ है। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, दूसरी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शब्दकोश में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा छा अंतिम वर्ण क्या है। तो शब्दकोश का जो अंतिम वर्ण क्या है बेटा, हा वाले वर्ण यहाँ पर आएंगे। और शब्दकोश में जैसे हमारा क है, ठीक है, तो का के तुरंत बाद में क्या रखा हुआ है, छा रखा हुआ है। ऐसे ही ता है, ता के तुरंत बाद में क्या रखा है, त्रा रखा हुआ है। जा के बाद में क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है। और शा के तुरंत बाद में क्या रखा हुआ है, शा रखा हुआ है। तो ये शब्दकोश का थोड़ा सा वो भी है कि शब्दकोश में कौन सा वर्ण कहाँ रखा हुआ है। तो का के बाद में सीधा खा नहीं मिलेगा, क्या मिलेंगे, छा वाले वर्ण मिलेंगे। ऐसे जा के बाद में झा नहीं मिलेगा, ज्ञा वाले वर्ड्स होंगे। का के बाद में था नहीं होगा, त्रा वाले वर्ड्स होंगे। शा के बाद में क्या होगा, हमारा श्रा होगा, शय वाले शब्द यहाँ पर नहीं होंगे। तो शब्दकोश में यहाँ से भी संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछ लेता है। इसके बाद में हमसे जो है आगत या मेहमान वर्ण की बात और कर लेता है, आगत या मेहमान वर्ण की बात कर लेता है। ठीक है, तो कुल तो हमारे 6 हैं, हमारे 6 हमारे ये वर्ण हैं हमारे। एक हमारे अरबी और फारसी से हैं। किससे हैं, अरबी और फारसी से हमने लिए हैं 5। चलिए 5 तो क्या है, ठीक है, ये लिए हैं। अब इनके नीचे क्या नुक्ता लगा हुआ है बेटा, क ख ग जे फे, ठीक है, ये नुक्ता लगा हुआ है, ये हमने अरबी फारसी से लिए हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक हमने अंग्रेजी से लिया है, एक हमने अंग्रेजी से लिया है। और वो जो लिया है वो क्या लिया है, वो लिया, ये जो लिया हमने कहाँ से लिया, अंग्रेजी से लिया है। तो कुल हमने आगत या मेहमान वर्ण हमारे हिंदी भाषा में 6 हैं। अरबी फारसी से कितने हैं, हमारे 5 है। और अंग्रेजी से केवल क्या है, हमारा 1 है। और ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आज हमने स्वरों पर चर्चा की है, वर्णमाला को हमने पढ़ लिया है। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने एक प्रश्नोत्तरी देखी है, उस प्रश्नों को हम थोड़ा देख लेते हैं, नजर आपकी थोड़ा डाल देते हैं उस पर। देखो, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, ठीक है, पहला प्रश्न ये था। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण इस पर संघर्षी है, और अव को किस प्रकार के वर्ण है हमारे, टावर का उच्चारण स्थान है, भाषा की लघुत्तम सार्थ इकाई कौन सी है, किस क्रम में उच्च व्यंजन नहीं है, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है,
ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन है इसके। और दूसरा अगर हम देखें, अगर दूसरी साइड की तरफ हम देखें, देखो यहाँ देखो, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है, या हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, ठीक है, या छा वर्ण किसके योग से बना हुआ होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। निम्न में कौन सा वर्ण उच्चार की दृष्टि से दंत्य नहीं है, अनुनासिक का संबंध होता है, किससे होता है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य तीन वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है। तो देखो ये सारा का सारा नोट्स आपको पीडीएफ के माध्यम से भी आपको उपलब्ध हो सकता है। और हमने वर्णमाला को यहाँ पर थोड़ा जान लिया, अच्छे समझ लिया है कि क्या होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप ध्यान रखना कि आपसे अयोगवाह वर्णों को पूछ सकता है, किसको पूछ सकता है, अयोगवाह वर्णों को पूछ सकता है। तो अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। दूसरा पूछा है स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है आपसे, दूसरा आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से अग्रस्वर है या पस्वर है तो कौन सा है, वो आपसे प्रश्न कर सकता है। इस पर संघर्षी वर्ण होते हैं, तो इस पर से संघर्षी वर्ण कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं। पूरा जो 4 वर्ग होता है, आपसे पूछेगा संघर्षी वर्ण होते हैं तो संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपसे पूछ सकता है कि लुंठित ध्वनि है, तो रह के हमारी लुंठित ध्वनि है। पार्श्विक ध्वनि पूछ सकता है आपसे, तो पार्श्विक ध्वनि क्या है, लय है। ये वो प्रश्न है बेटा जो परीक्षा में आपसे पूछे ही जाते हैं, उन प्रश्नों को आपको ठीक से जानकारी होनी जरूरी है। दूसरा क्या है, जो हमारे वर्ग होते हैं, का वर्ग, चावर, टावर, तावर और पावर, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कावर का उच्चारण स्थान कंठ होता है। वहां से क्वेश्चन पट ऑफ होगा, इससे ज्यादा और क्वेश्चन नहीं आता है। फिर वो शब्दकोश के अकॉर्डिंग की छा का उच्चारण स्थान होगा कि यानी खा से पहले क्या आएगा, या का के बाद में शब्दकोश में रखा हुआ होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पटाप आपके रहेंगे, इससे ज़्यादा डीपली डेप्थ में पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आप भी थोड़ा रिवाइज कर लो, पढ़ लो, थोड़ा समय का बिल्कुल सदुपयोग करना है। अच्छी नई ऊर्जा, नए मन से, नए विचारों के साथ में आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। कहते हैं कि जो पढ़ता है, कहते हैं जो जागत है सो पावत है, जो सोबत है वो खोबत है। जागते रहिए, पढ़ते रहिए, समय का बिल्कुल सदुपयोग करना है। और समय का अगर आपने सदुपयोग कर लिया तो जीवन में आप सफलता की नई नई इमारतें गढ़ दोगे, और सफलता आपके कदमों में जरूर मिलेगी, आपके कदमों में पड़ी रहेगी। और सफलता को आपको अर्जित करना है तो वहाँ पर आपको त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। धन्यवाद।